नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर निवेश आपको करोड़पति बना सकता है, ये तो कई बार आपने सुना भी होगा। म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर वैसे तमाम तरह के मिथ्स भी हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो आज कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में हम आपको बताएंगे जो अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत होती है कुछ और ही। और इन्हीं मिथ्स के बारे में और रियलिटी क्या है उन मिथ्स की, यही समझाने के हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कल्पेश अशर। कल्पेश, आपका बहुत ही स्वागत है मनी गुरु के इस खास एपिसोड में। म्यूचुअल फंड्स जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है वो भी, और जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो भी, डेफिनेटली कल्पेश कई ऐसे लोग हैं जो कि तमाम मिथ्स से जुड़े हुए हैं, या उनके इर्द गिर्द इतने सारे मिथ्स हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार रियलिटी क्या है। इसलिए सबसे पहले हम एक एक करके तमाम मिथ्स के बारे में बात करें, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी बातें हैं या हमें इन मिथ्स से बचने की जरूरत क्यों है। देखिए, म्यूचुअल फंड आज की तारीख में एक इतना अच्छा जरिया बन गया है एक आम निवेशक के लिए कि वो अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छी एक कॉर्पस बना सकता है, और वो भी इस ज़रिए से कि उसकी हर रोज़ की जो लाइफस्टाइल है या हर रोज़ की जो उसकी सेविंग्स है उसको भी बरकरार रखते हुए वो एक निवेश अपने आप इक्विटी मार्केट्स या डेट मार्केट्स में कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी निवेशक हैं उनको इस चीज़ का पूरा ज्ञान रहे और सही रास्ते या सही माध्यम से वो निवेश करें, तब जाके इनको जो इनके फ्रूट्स हैं वो लंबे समय दायरे में उनको मिलेंगे फिर। राइट, और ये बेहद ज़रूरी होता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते टाइम, क्योंकि आप अपनी राशि लगा रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, इसलिए इन तमाम मिथ से या भ्रांतियां हैं जिनको कहते हैं उनसे बचने की बेहद ज़रूरत है। तो सबसे एक एक करके बात करते हैं इन मिथ्स की। सबसे पहले हम यही सुनते हैं, हमें लोग पूछते भी हैं और हम लोगों को बताते भी हैं कि क्या निवेश के लिए एक बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत होती है। अगर एक बहुत ही सिंपल फैमिली, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनकम वाला कोई फैमिली या कोई पर्सन नहीं है, क्या वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर ही नहीं सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है कि जब आप एक आम निवेशक जिसने अभी तक अपने पहले कदम नहीं रखे हैं निवेश की दुनिया में, तो उसको पूछते हैं कि आपको निवेश करना है, तो उसको शायद ये सोच विचार होती है उसकी कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में बहुत बड़ी एक जमा राशि चाहिए निवेश की शुरुआत करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि आपको अगर SIP के माध्यम से हर महीने एक निवेश करना है तो आपको सिर्फ 500 या 1000 रुपये का एक निवेश, उससे भी आप शुरू कर सकते हो। या आपको एक मुश्त या लमसम कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ 5000 रुपये से भी आप अपना निवेश म्यूचुअल फंड के ज़रिए शुरू कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी जमा राशि शुरू में नहीं चाहिए। जो चाहिए वो आपका एक निश्चय चाहिए कि मुझे अपना निवेश म्यूचुअल फंड में शुरू करना है, और इन्हीं छोटी सी रकम से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। जी, तो सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि चाहे आपके पास 500 रुपये ही क्यों ना हो, उससे आप SIP की शुरुआत कीजिए। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये राशि बढ़ाइए और अपने लिए अपना मन जो माफिक है वो कॉर्पस इकट्ठा कीजिए। ये अपने दिमाग में बात ज़रूर रखिएगा। एक और मिथ जो सामने आता है कल्पेश, वो ये होता है कि जो SIPs होती हैं उसमें सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ही होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई हमें तो SIP करनी है, ये तो छोटे निवेशक करेंगे, बड़े निवेशकों के लिए तो शायद स्टॉक मार्केट है। देखिए, जो SIP की जो एक परिभाषा है या जो उसका फुल फॉर्म जो कहते हैं वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ना कि स्मॉल इन्वेस्टर प्लान। तो इसमें कोई एक पाबंदी नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कि कौन इसमें निवेश कर सकता है। SIP सिर्फ एक ज़रिया होता है निवेश करने का, बल्कि छोटे निवेशकों के लिए तो बहुत ही बेहतर ज़रिया है, क्योंकि उसमें उनके हिसाब से या उनकी जो भी एक रकम वो निश्चित करते हैं हर महीने, उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बल्कि हम तो अपने क्लाइंट्स को, जो बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं या कभी HNIs को भी, अगर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको अगर एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से प्लान आउट करना होता है, तो हम वो भी निवेशक जो बड़ी रकम भी निवेश करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे केसेस में SIP का माध्यम ही रेकमेंड करते हैं। क्योंकि SIP में क्या होता है कि आपकी जो निवेश की जो प्रक्रिया है वो हर महीने, आप चाहे मार्केट का स्तर कोई भी हो,
उसमें आप अपना निवेश करते हैं अपने एक अनुशासन से। और दूसरी बात यह होती है कि आपका जो एक कॉर्पस है वो धीरे धीरे बढ़ता है और आपको एक औसत मिल जाती है, कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाती है अपने निवेश की। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लंबे समय के लिए एसआईपी करते हो, चाहे वो छोटा निवेशक हो या बड़ा निवेशक हो, आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है, वो आपके एक कॉर्पस को या जमा राशि को बहुत ही एक बेहतरीन रूप दे देता है आगे चल के। राइट तो चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हो, चाहे आप बड़े इन्वेस्टर हो, छोटी राशि से शुरू करना चाहते हैं, बड़ी राशि से शुरू करना चाहते हैं, आप सभी के लिए एसआईपी है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एसआईपी नहीं है। इस बात का ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको कोई ये कहता भी है कि आप तो एक छोटे निवेशक हैं, आपके लिए तो एसआईपी रूट है ही नहीं, तो ये सरासर गलत है। और इसी मिथ को आज हमने ब्रेक किया है मनी गुरु में। इनफैक्ट एक और मिथ ये भी सामने आता है कल पे, जिसमें कहा जाता है कि जो एसआईपी स्कीम्स होती हैं जिनमें हम निवेश करते हैं सिस्टमैटिकली, वो लमसम म्यूचुअल फंड स्कीम से अलग होते हैं। जो एक मुश्त स्कीम्स होती है वो डिफरेंट होती है, जिसमें आप इकट्ठा मानिए 5,000 या 10,000 या 50,000 ये रकम इकट्ठा कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये भी एक भ्रम तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार हम जो निवेश करते हैं वो एक स्कीम में करते हैं, चाहे वो इक्विटी स्कीम हो या फिक्स्ड इनकम डेट स्कीम हो। तो ऐसी कोई स्पेशल स्कीम्स एसआईपी के लिए निर्धारित नहीं की जाती है, या तो ऐसी कोई स्कीम्स नहीं होती जिसमें आप सिर्फ एक मुश्त या लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो अगर मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपकी एक स्कीम है जिसमें आपने 5,000 पर मंथ का एक एसआईपी शुरू कर दिया है, और मान लो आपको एक समय में 50,000 रुपये आपके पास लमसम आ गए, आपको एक बोनस मिला है या आपको एक गिफ्ट मिली है, और आप वही स्कीम में 50,000 रुपये का एक मुश्त निवेश भी कर सकते हो। ऐसे ही विपरीत तौर पे आप देखें तो आपने किसी स्कीम में एक मुश्त अमाउंट अपने निवेश की है, मान लो उसमें आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है, और आगे चल के आपको उसी स्कीम में एक एसआईपी भी शुरू करनी है, तो आप उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एसआईपी, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक जरिया है, ना कि एक स्कीम है या एक असेट क्लास है। एसआईपी सिर्फ एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करके उसमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में। कल्पेश, यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी मैं चाहूंगी, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। एसआईपी के अलावा एसटीपी जैसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हो गया, या एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो गया, जिसमें कहा जाता है कि एक मुश्त रकम भी आप जमा कर सकते हैं। अगर हम शायद एसटीपी या एसडब्ल्यूपी की बात करें तो ये ऐसे मामलों में कितना डिफरेंट हो जाता है देन एसआईपी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है स्वाति जी, आपने पूछा वो, क्योंकि एसआईपी में जो आपका निवेश होता है उसका जो सोर्स होता है वो आपके बैंक अकाउंट से हर मंथ एक जो आपने पहले से तय की हुई रकम है वो आपके अकाउंट से निकल के एक म्यूचुअल फंड स्कीम में जाती है एक फिक्स डेट को। और एसटीपी में क्या होता है कि आपने कोई मान लो एक डेट स्कीम या लिक्विड स्कीम में एक मुश्त रकम डाल दी है, जहाँ पे आपको हर महीने उस स्कीम से, एक फिक्स्ड इनकम स्कीम से आपको एक निर्धारित तारीख पर इक्विटी स्कीम में ट्रांसफ़र करना है। तो वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो पहले से म्यूचुअल फंड के फॉर्म पे आपको देने चाहिए, और वो सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान हो गया फ्रॉम वन स्कीम टू दी अदर। और एसडब्ल्यूपी जो होता है वो पैसे निकालने की एक प्रक्रिया है म्यूचुअल फंड से। जैसे हम पैसे निवेश करते हैं वैसे ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो गया एसडब्ल्यूपी में, कि निर्धारित तौर पे एक स्थिर तारीख को आपके पैसे वहाँ से आपके एक स्कीम से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी तीनों अलग चीज़ें हैं। राइट तो यहाँ पर क्लैरिटी भी आ गई कि तीनों एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी तीनों अलग है। और यहाँ पर एसआईपी की क्यों हमने बात की है, तो डेफिनेटली जो लमसम अमाउंट स्कीम्स है वो कुछ नहीं होता है। आप ये बस एक तरीका होता है पैसे निवेश करने का एसआईपी में, और एसआईपी और एक मुश्त निवेश आप डेफिनेटली कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ऑल राइट, एक और मिथ जो कि ब्रेक करना बेहद ज़रूरी है, और इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आप हमें एग्जाम्पल के साथ भी समझाएं। ऐसा कहा जाता है कि एसआईपी में जो जैसे टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं या फिर ईएलएसएस है, उसमें 3 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हाँ 3 साल के बाद पैसे विड्रॉ कर लें, या किसी एजेंट के पास आप गए हैं, या कोई ऐसा जानकार है जो जानता है म्यूचुअल फंड्स का ये पूरा कह सकते हैं जानकारी है इसको, तो इसमें क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है और रियलिटी एक्चुअली क्या है?
आप जो ELSS की बात, इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे पहले उसकी फीचर्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ELSS जो एक स्कीम है वो टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें हम जब निवेश करते हैं तो हमें सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक का जो एक बैंड होता है उसमें हमें छूट मिलती है। अब ELSS में जब हम निवेश करते हैं तो वहाँ पे एक 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जो आप सारे 80C के प्रोडक्ट्स हैं उसमें देख लो तो सबसे कम पीरियड का एक इंस्ट्रूमेंट है ELSS, और उसका ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में मान लो हमने एक ही टाइम पे एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर दी, और मैं आपको तारीख के साथ समझाऊंगा तो बेहतर रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, कि अगर मान लो हमने नवंबर 1, 2013 को एक इन्वेस्टमेंट की है 50,000 रुपए की ELSS स्कीम में, तो 2016 में नवंबर 1 को वो पैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट हुई है उस ELSS स्कीम में। पर अगर हम उसी स्कीम में मान लो हर महीने की एक SIP करते हैं, मान लो, और 5-5 हज़ार रुपए की SIP करते हैं, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स हर महीने की हुई हैं, जैसे दिसंबर 1 को हमारे 5,000 रुपए गए, जैन 1 को हमारे दूसरे 5,000 गए, तो वो जो 5,000 वाले जो अमाउंट्स हैं वो सारे हम विड्रॉ तभी कर पाएंगे जब उनकी जो एक समय का दायरा है वो पूरे 3 साल कंप्लीट करता है। तो जो दिसंबर 1 तारीख को जो 5,000 हम लोग ने 2013 में जो निवेश किए थे, वो दिसंबर 2016 में हम उसको विड्रॉ कर पाते हैं, और वैसे ही जो जनवरी की किस्त है वो जनवरी 2017 में होगी। तो ये समझना ज़रूरी है कि हर एक किस्त जो जाती है, हर एक इंस्टॉलमेंट जो जाती है, उनको 3 साल पूर्ण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके पहले हम अपने ELSS स्कीम से पैसे नहीं निकाल सकते। डेफिनेटली। तो आप एट वन स्कीम एट अ टाइम, जैसा हम समझ पा रहे हैं कल्पेश, कि वन स्कीम एट अ टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश किया है तो सभी को 3 साल के बाद आप समझे कि वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड उसका खत्म हो गया है, विड्रॉल टाइम खत्म हो गया है, निकाल लें। वन स्कीम एट अ टाइम, आप जैसे आप एग्जाम्पल दे के समझाया है, 1 नवंबर 2013 को किया है, उस पर्टिकुलर निवेश को आप 3 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं 1 नवंबर 2016। ये समझना बेहद ही जरूरी है। और जैसे इट इज वन इंस्टॉलमेंट राइट, वन इंस्टॉलमेंट, यस, वन इंस्टॉलमेंट के तौर पर देखना जरूरी है, ना कि पूरा बल्क जो आप निवेश कर रहे हैं। एम आई राइट कल्पेश? एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में और निवेश करते हैं या ELSS में जब आप निवेश करते हैं, तो विड्रॉल जो उसका जो नियम होते हैं या इंस्टॉल जब आपको पैसे निकालने होते हैं, तो ऐसे में लॉक इन पीरियड या लॉक इन टेन्योर खत्म जब हो जाता है, ये समझना ज़रूरी है कि हाँ, यहाँ से अब आप पैसे निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले जब म्यूचुअल फंड में किसी को निवेश करना होता है कल्पेश, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप एक डीमैट अकाउंट बनाइए। अब कोई ये पूछे कि अगर मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है या मैं डीमैट अकाउंट नहीं बना सकता है, नहीं बना सकती, तो क्या वो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक और भ्रम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश तो अब बहुत ही आसान हो गया है। डीमैट भी आप डीमैट अगर है तो उसमें भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डीमैट होना ज़रूरी नहीं है। आप फिजिकल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे भी, अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या एडवाइज़र है, तो आपकी जो भी पूरी एक अनुपालन की एक प्रक्रिया होती है, कंप्लायंस प्रोसीजर होती है, वो आप करवा लो, अपना KYC करवा लो, और फिजिकली फॉर्म भी लेके आप फिजिकल फॉर्म में भी अपना सिग्नेचर चेक देके अपने एडवाइज़र को दे सकते हैं। तो आपके पास जो फिजिकल होल्डिंग है वो भी एक अकाउंट स्टेटमेंट के तौर पे आपको मिल जाएगी। दूसरा, अब तो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां से आप ऑनलाइन भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट होना जैसे हम शेयर्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ज़रूरी नहीं है, काफ़ी सारे ज़रिए हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में और फिजिकली ऑनलाइन डीमैट किसी भी एक ज़रिए को लेकर आप निवेश कर सकते हो। सो बेसिकली कल्पेश, जो कि ऑनलाइन सैवी नहीं है या टेक्नो सैवी नहीं है, स्टिल वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, वो एक रिटन फॉर्मेट के जरिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए या ऑनलाइन रूट जाने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। उनके लिए एडवाइस क्या रहेगी आपकी? तो इनफैक्ट जैसे म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री में पहले करते थे, आज की तारीख में भी वो चालू है कि फिजिकल फॉर्म्स होते हैं
जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइसर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके आप अपने आप भर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और वो फॉर्म्स फिजिकली आप अपने एडवाइसर को दे के वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करेंगे। जो AMCs हैं वहाँ पे फॉर्म्स जमा करेंगे, आपके चेक जमा करेंगे और आपकी जो भी पूरी प्रोसीजर है वो फिजिकल तौर पे हो सकती है। डीमैट का या टेक्नो सेवी होने का इसमें कोई मतलब नहीं है।